जय हिंद। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो-सेवर्ट नियम से संबंधित है। माने धारावाही चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हमको ज्ञात करना है। देखिए, बायो-सेवर्ट एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया है। उन्होंने एक चालक तार को लिया, जैसे सपोज करिए कि एक अनंत लंबाई के चालक तार को ले लिया, जिसमें उसकी एक सूक्ष्म लंबाई उन्होंने माना, जिसको डेल एल से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, इसको समझिएगा, इसका सेंस क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक इन्होंने वायर ले लिया, कुछ इस तरीके से इसे तार ले लिया, ठीक है, ये तार हो गया। अब इस तार में क्या है कि इसकी एक सूक्ष्म लंबाई इन्होंने मान लिया, एक थोड़ी सी लंबाई, सपोज करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ को इन्होंने मेजर कर लिया, मान लिया। जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा तार है और उसमें ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक के उन्होंने मान लिया, मतलब चालक तार की सूक्ष्म लंबाई को मान लिया। और उस सूक्ष्म लंबाई से थीटा कोण पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा कोण से थीटा कोण पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P होता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। देखिए, बायो-सेवर्ट जी ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला प्रतिपादित किया है। उसके बारे में हम लोग समझते हैं किस तरीके से वो फार्मूला आया है। देखिए, फिर से समझिएगा एक बार कि एक सूक्ष्म चालक तार को इन्होंने ले लिया और सूक्ष्म चालक तार की लंबाई कितनी मान लिया, सपोज करिए कि वो डी एल है या डेल एल है। उन्होंने मान लिया कि छोटे तार की जो लंबाई है वो कितनी है, डेल एल है। और उसमें इन्होंने धारा प्रवाहित किया। चूंकि हम लोग धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ आई लिखा है। तो इन्होंने धारा आई इसमें सप्लाई किया, तो सप्लाई करने पर इन्होंने पाया कि इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो कि थीटा कोण पर स्थित है, और वहाँ पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक प्राप्त किया है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने ये कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है जो कि बिंदु P पर स्थित है, वो जो उसकी वैल्यू होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट I के। मतलब देखिए, समझिएगा कि कहने का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक खंड में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। बायो-सेवर्ट जी ने कहा कि किसी भी अति सूक्ष्म चालक तार में प्रवाहित जो धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। मतलब एक की वैल्यू को आप बढ़ाइए, चाहे इस वाली को चाहे इस वाली को, मतलब जैसे जैसे धारा की वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे, खूब ज़्यादा करंट सप्लाई करते जाओ, है ना, वैसे वैसे क्या होगा कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू भी खुद से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलिए, दूसरी बात इन्होंने कहा था कि जो चालक खंड की लंबाई हम लोगों ने मान रखा है, वास्तव में लंबाई हम लोगों ने क्या माना है, डेल एल माना है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो चालक खंड की लंबाई के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर लंबाई को हम ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर लंबाई को हम कम कर देंगे तो वहाँ की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक बात ये हो गई। तीसरी बात इन्होंने ये कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक खंड से बिंदु P तक के बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझिएगा कि B जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। समझिएगा कहानी क्या है इसकी। इसका मैटर ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अगर बीच की दूरी ज़्यादा होगी, देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा होना, मतलब ई वैल्यू से थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो घट जाएगा या उसको बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा। बात तो वही हुई। तो मतलब अगर हमको लैंग्वेज लिखना है तो हम कहेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक खंड से बिंदु P तक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से बिंदु P तक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूसरी बात हो गई। अगला इसके बाद एक पॉइंट और था जो थीटा कोण था। देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। ये तीसरा समीकरण हो गया, इसको हमने चौथा मान लिया, है ना। अब देखिए, समझिएगा यहाँ थोड़ा सा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक खंड की लंबाई या चालक खंड कह लीजिए तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। लैंग्वेज फिर से समझिए कि जो
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक खंड से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब साइन थीटा जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है बी के। तो ये चौथा समीकरण मिल गया। अब इन्होंने चारों समीकरण को एक साथ देखा, तो चारों समीकरण को जब इन्होंने एक इकट्ठा लिखा तो इनको एक इक्वेशन मिल रहा है कि जो बी है, देखिए बी बाबू याद रखना, बी जो होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में इसको आपको पढ़ाया है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चूंकि देखो ये इसके अनुक्रमानुपाती है, ये इसके अनुक्रमानुपाती है, इस तरीके से ये इसके अनुक्रमानुपाती है और ये वाला इसके। तो अगर हम कहें सबको मिला लें तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये सारा जो मल्टीप्लाई कर लेगा आपस में एक के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं से बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा इंटू 1/r स्क्वायर। कहीं ना कहीं से ये मिलेगा हमको, सही है। अब देखिए समझिएगा, तो हम लिखेंगे कि B इज इक्वल टू, देखिए सारे आप जानते होंगे, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जैसे ही अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है ना, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है जैसे ही ये हटेगा तो इसकी जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है या कोई ना कोई नियतांक या स्थिरांक आता है। तो इसकी इस साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह इक्वल्स लग जाएगा, बराबर लग गया है ना। तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है और वह कांस्टेंट है μ0/4 पाई। ध्यान रखिए क्या लिखा है, μ0/4 पाई। और उसके बाद जो चीज़ लिखा है वैसे लिख देंगे, आई डेल एल साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए फिर से एक बार देखिए, b इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए कहीं कहीं आपकी किताब में लिखा मिलेगा यहाँ डेल एल की जगह dl लिखेगा, क्योंकि चालक तार की लंबाई सूक्ष्म मानी जाएगी इसलिए वहाँ dl भी लिखा सकता है, ये इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर जो μ0/4 पाई मिल रहा है, अगर आप देख रहे हो ये μ0/4 पाई, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है भाई, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब नियतांक है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है μ0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये 10⁻⁻7 होती है μ0/4 पाई की वैल्यू। वास्तव में जो μ0 होता है उसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। देखिए μ0 को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। और पूरा जो μ0/4 पाई है वो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। देखिए एक चीज समझिएगा, जो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर है, यही जो होता है इसी को बायो-सेवर्ट नियम के तहत हम लोग पढ़ते हैं, और इसी समीकरण को बायो-सेवर्ट जी ने दिया था। तो एक चीज तो आप लोग समझ रहे होंगे, जहां तक मैं जानता हूं, कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है या चालक खंड में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक खंड की सूक्ष्म लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक खंड से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा या के बीच की रेखा की बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये चार समीकरण हमको मिलेंगे, और चारों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा इंटू 1/r स्क्वायर। और आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि जैसे ही कांस्टेंट हटेगा तो उसकी जगह पर क्या आएगा, μ0/4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। और यही जो है बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है जिसके तहत हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या मान प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।